तो हम लोगों ने सेकंड टर्म में क्या समझा, यानी कि सेकंड एस में क्या समझा कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, ये हम लोगों ने सेकंड एस में समझा। तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होने के लिए आपको एक चाहिए नाउन चाहिए, और सेकंड आपको क्या चाहिए, एक प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, मैं सब कुछ आपको लिखते हुए चलूँगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, और थर्ड में हम लोगों ने क्या सीखा कि सब्जेक्ट होने के लिए आपके पास में एक नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने इस वन में क्या सीखा कि सब्जेक्ट वर्ड बना कैसे और सब्जेक्ट वर्ड की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, वो आपको क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, ये इस वन में सीखा। इस टू में हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है ये बाद में सीखेंगे, सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए हम लोगों ने ये सीखा। तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, एक प्रोनाउन चाहिए, एक नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। एक लाइन में ख़त्म कर देता हूँ कि सब्जेक्ट होने के लिए अगर नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको कैसे समझेंगे। तो सिंपली सी बात है कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन जो दिखाई देता है वो सब कुछ नाउन होता है। आप आँख को बंद करिए, आँख खोलने के बाद जो कुछ भी दिखाई दिया सब कुछ नाउन होता है। तो इसका मतलब हम जान गए कि नाउन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है, तो हमने बोला कि जो दिखाई देता है वो नाउन होता है और जो दिखाई ना दे पर होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे लाइक मान लीजिए कि आप अपने रूम में बैठे हुए या कहीं भी आप बैठे हुए हैं और अचानक आपके मतलब कानों में आवाज़ आती है किसी की और आपको लगता है कि भाई कोई है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई तो है बट वो आपको दिखाई नहीं दिया, तो वो क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। जैसे हमने बोला व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड क्या अच्छा है, हमने बोला हाउ इज गुड कैसे अच्छा है, हमने बोला वेयर इज गुड कहाँ अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई अच्छा है, क्या अच्छा है, कैसे अच्छा है, ऐसा तो है हमने बोला, लेकिन इसमें आप समझना क्या है कि वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दिया। तो जो दिखाई नहीं देता है पर होता है वो प्रोनाउन होता है। अब ये नाउन इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो नाउन इक्विवेलेंट कैसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमने नाउन लिखा, यहाँ पे प्रोनाउन लिखा, तो प्रोनाउन में भी नाउन की झलक है और नाउन इक्विवेलेंट में भी नाउन की झलक है। तो आप समझना क्या है कि नाउन इक्विवेलेंट नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान काम करता है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि नाउन ये होता नहीं है, ये नाउन के समान काम करता है। जो देखिए सिंपल सी बात समझिए, मान लेते हैं कि कोई एक मान लेते हैं कि ठीक है, इसको बात को समझिए, ये यहाँ पे बोर्ड है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा चीज़ आप लाए जो बोर्ड होगा नहीं लेकिन बोर्ड के समान काम करेगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड क्या है, वो टीवी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन टीवी के समान काम भी तो करता है ना। तो इसी तरीके से हमको समझना है कि भाई मान लेते हैं कि नाउन यानी कि नाउन इक्विवेलेंट जो है वो नाउन होता नहीं लेकिन नाउन के समान काम करता है। तो नाउन इक्विवेलेंट नाउन नहीं होता है लेकिन नाउन के समान काम करता है। तो ये होता क्या है, तो ये होता है एक वर्ब। ये क्या होता है, ये वर्ब होता है और यही वर्ब एज एक नाउन के रूप में जब काम करता है तो हम इसको बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। असल रूप में इसका यानी कि ये असली में कौन है, ये एक वर्ब है, लेकिन जब ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे नाउन के तौर पे काम करता है तो हम इसको बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ तक बात हमको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने डे 1 की वीडियो में सीखा था, अब हम लोग क्या करेंगे डे 2 की वीडियो में हम इसको सीखेंगे कि भाई अब S3 और S4 को क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या पहली वीडियो में बोला कि हम लोग 4 स्टेप फार्मूला सीखेंगे, किसका, यानी कि 4S फार्मूला, 4 स्टेप फार्मूला बोलिए तब या 4S फार्मूला बोलिए तब। तो S1 और S2 क्लियर हो चुका हुआ है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, S3 पर। S3 अब हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे कि ठीक है S3, तो S3 इक्वल टू क्या हो गया, S3 इक्वल टू हम फिर से यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये सब्जेक्ट का रोल क्या है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट का रोल 2 होगा। एक कि सब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट। अब हमने बोला कि भाई सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग क्या S3 में ये चीज़ 2 चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेंस पढ़ने से पहले टेंस के लायक बनना जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है,
इसको समझिए। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे देखेंगे कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। उससे पहले हम लोग किस पे चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसको सबसे पहले हटाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा कम जगह रहता है, लिखना ज़्यादा होता है। तो भाई यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम एक पर स्लाइड करेंगे हट जाएगा। तो इससे पहले क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। और अब हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, सेंटर में सब्जेक्ट। जिस तरीके से लिख रहे हैं सेम इसी तरीके से आप लोग भी अपने पेज पे इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, ठीक। अब हम लोग बोलेंगे कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया। पहला हमने बोला कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट आपका लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग होता है। और दूसरा जो सब्जेक्ट आपका होता है वो होता है आपका नॉन लिविंग सब्जेक्ट। क्या होता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे हमने दो बातें कर दी। अब हमने बोला कि ठीक है, जो लिविंग होता है वही आपका डूअर होता है। सब कुछ एक एक करके समझाऊंगा, पहले लिखने दीजिए, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखते रहिए, ठीक है। अब हमने बोला कि जो नॉन लिविंग होता है तो वो नॉन डूअर भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन डूअर, ठीक। अब यहाँ पे हमने दो बातें जान ली कि भाई आज के बाद से अगर हमसे पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिविंग सब्जेक्ट होता है, सेकंड नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। जो लिविंग होता है वही डूअर होता है और जो नॉन लिविंग होता है वही नॉन डूअर होता है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि लिविंग और नॉन डूअर क्या होता है और नॉन लिविंग और नॉन डूअर क्या होता है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने क्या बोला कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपने लिविंग बोला, तो व्हाट इज लिविंग। तो हमने बोला कि भाई जिसके अंदर में सांसें चलती है, जिसके अंदर में सांस चल रही है वो लिविंग है। मैं भी लिविंग हूँ, आप भी लिविंग है। इस दुनिया के अंदर में जितने भी लोग जीवित हैं वो सब क्या है, वो सब लिविंग है। यानी कि हम लोग पहले पढ़ते हैं सजीव, सजीव और निर्जीव। तो सजीव का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। सजीव का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। और निर्जीव का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि भाई जो सजीव होता है ना, यानी कि जो लिविंग पर्सन होता है वही डूअर होता है। तो डूअर आप मान लेते हैं कि क्या होता है, काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं। तो जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि अगर ठीक है, मान लेते हैं कि कोई लिविंग है, तो अगर आपसे मैं कहूँ कि ठीक है कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि कॉमा में है, तो वो कॉमा में अगर जो व्यक्ति है सिर्फ उसकी क्या चलती है, सांसें चलती है। उसकी क्या चलती है, सिर्फ सांसें चलती है, बट उसका शरीर काम नहीं करता है। वो सिर्फ इस तरीके से जीवित है, सांस चल रही है तब तक वो जीवित है, बट उसका शरीर यानी कि बॉडी काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि वो जीवित तो है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ 10% जीवित है। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति या कोई जानवर जिसके अंदर में भी सांसें हैं, अगर वो जीवित है ना, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ काम करेगा। इसका मतलब वो दिन भर 90% क्या करता है, काम करता है। और 10% क्या है कि वो लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन को आप कैसे पहचानेंगे, जब वो कोई काम करेगा। अगर कोई लिविंग है बट वो काम ही नहीं कर रहा है 24 घंटे, तो वो क्या कहलाएगा, वो 10% ही लिविंग कहलाएगा। यानी कि वो इट मीन्स मान लीजिए कि वो कोमे में है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो लिविंग होता है वो 10% ही माना जाता है, बट जो लिविंग होता है और साथ में डूअर होता है तो उसको 90% मिला के, यानी 10 और 90 मिला के कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई कोई व्यक्ति क्या है, जीवित है। क्यों, क्योंकि वो काम करता है। आप सोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यानी आप A to Z सुबह से लेके यानी कि सोने वक्त तक भी आप काम ही करते हैं। आपकी सांसें चलती है, वो क्या है, वो काम ही तो है। तो एक जो व्यक्ति कोमा में होता है ना, वो सिर्फ सांसें ही लेता है, उसके सिवा कुछ नहीं करता है वो। तो इसीलिए वो जीवित तो है बट 10% जीवित है। लेकिन अब जो भी लोग कोमा से बाहर है ना, वो सब डूअर कहलाते हैं। डूअर जो है ना वही 90% होता है, ठीक है। और 10% आदमी सिर्फ लिविंग होता है। तो लिविंग और डूअर को दोनों को मिला के तब हम बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है। कौन सा, जो सजीव सब्जेक्ट होता है, यानी कि लिविंग सब्जेक्ट होता है। अब हमने बोला कि ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमको बात समझ में आ गई कि जो लिविंग होता है वही डूअर होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हमने बोला कि जो लिविंग होता है, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हमारा लिविंग होता है और एक सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होता है। तो हमने बोला कि एक सब्जेक्ट हमारा सजीव होता है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा निर्जीव होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो सांसें नहीं ले सकता है क्या वो काम कर सकता है, तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब ध्यान से समझिए कि जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है वही नॉन डूअर होता है, यानी कि जो निर्जीव होता है वही
आपका काम करने वाला नहीं होता है, ठीक, यानी कि वो कोई काम नहीं कर सकता है। दो बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा पहले मिटाते हैं, हमको थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ लिख के आपको समझाना है अच्छे से। इस सबको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिए कि हमने समझ लिया कि भाई सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक आपका लिविंग सब्जेक्ट, एक आपका डूअर सब्जेक्ट, एक आपका नॉन लिविंग सब्जेक्ट, एक आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एक नई चीज़ की जो है शुरुआत होगी। नई चीज़ की शुरुआत क्या होगी कि ध्यान से समझिएगा कि अब सवाल क्या आता है कि देखिए पूरे इंग्लिश के अंदर में सिर्फ दो काम होता है, ठीक है। एक जो काम होता है बिना इसके, यानी कि बिना टेंस के अंग्रेजी काम नहीं करती है, और बिना पैसिव वॉइस के, ठीक है, बिना पैसिव वॉइस के। अब होता क्या है कि लगभग लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। मान लिया जाए कि ठीक है आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बट आपको होगा क्या कि आप हमेशा कंफ्यूज रहेगा, बिकॉज आपको यही नहीं पता है कि अंग्रेजी बोलने से पहले या अंग्रेजी लिखने से पहले, कोई भी एग्जाम को पास करने से पहले अगर हमारे आंख के सामने कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसे पहचानना आना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इंग्लिश, ठीक है, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना या लिखना चाहते हैं या आप कोई भी एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, आपको सेंटेंस को पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो सेंटेंस जो इंग्लिश में होता है वो सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक टेंस के अंदर में आता है, दूसरा पैसिव वॉइस के अंदर में आता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई सेंटेंस जो है वो टेंस का सेंटेंस है और कोई सेंटेंस जो है वो किसका है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे बोला कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब नई चीज़ को सीखने की आप कदम कगार पे आ गए। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक लिविंग सब्जेक्ट होता है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। जो लिविंग होता है वही डूअर होता है, जो नॉन लिविंग होता है वही नॉन डूअर होता है, ठीक है। जो नॉन लिविंग होता है वो नॉन डूअर होता है। अब यहाँ से क्या होगा कि अब हम यहाँ से सीख पाएंगे कि भाई कैसे हम पहचानेंगे कि भाई सेंटेंस जो है वो टेंस का है या पैसिव वॉइस का है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लिविंग पर्सन होता है, जो डूअर पर्सन होता है ना, अगर वो कोई काम करता है, समझ में आया, अगर सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, तो अगर कोई लिविंग पर्सन कोई काम करता है, यानी कि डूअर अगर कोई काम करता है, तो वहां से होता है जन्म किसका, टेंस का। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ा चुका हूं। आप कुछ भी बोलिए, आप पढ़ रहे हैं, आपने खाना खा लिया, आप सो लिए, आप दौड़ते हैं, आप हंसते हैं, कुत्ता रोता है, बिल्ली हंसती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, यानी कि जो भी पर्सन, यानी कि जिसके अंदर में सांस है, अगर वो कोई काम करता है तो वो टेंस कहलाता है। मैं पढ़ाता हूँ, ये क्या है, एक टेंस है। मैं हंसता हूँ, ये क्या है, एक टेंस है। आप रोते हैं, आप पढ़ते हैं, आप हंसते हैं, आप खेलते हैं, आप दौड़ते हैं, आप लोगों का दिमाग चाट जाते हैं, ठीक है, आप खूब डांस करते हैं, ये सब क्या है, ये सब टेंस है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया जीवित है कि नहीं है, चिड़िया जीवित है, तो चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये क्या है, एक टेंस का सेंटेंस है। हमने बोला कि बकरी मैं करती है, ये क्या है, ये एक टेंस है। समझ में आया। और हमने अब यहाँ पे एक बात और बोला कि भाई ठीक है, जो व्यक्ति जीवित होता है अगर उसके द्वारा कोई काम होता है तो वो टेंस होता है, और टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, टेंस को ही हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब होगा क्या कि हमने बोला कि भाई जो व्यक्ति अगर कोई लिविंग पर्सन काम करता है तो वहाँ से टेंस का जन्म होता है, और टेंस को ही हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस यहाँ पे हमने बोला एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस के जो है वो 5 रूप होते हैं। एक होता है आपका V1, और एक होता है आपका V2, एक होता है आपका V3, एक होता है आपका V4, और एक होता है आपका V5। यानी एक्टिव वॉइस का मतलब होता है क्या, वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस के होते हैं 5 रूप, और 5 रूप यानी, और एक्टिव वॉइस को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ध्यान से समझिए, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। हम लोग को तो हर चीज़ को अलग अलग बताया जाता है ना कि एक्टिव वॉइस ये है, वर्ब ये है, टेंस ये है। अरे भाई समझिए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से ही तो टेंस का जन्म हो गया ना, सब्जेक्ट से ही टेंस का जन्म हुआ, टेंस ही वर्ब कहलाता है, वर्ब ही एक्टिव वॉइस कहलाता है, और एक्टिव वॉइस ही टेंस कहलाता है, टेंस ही एक्टिव वॉइस कहलाता है, और टेंस ही वर्ब कहलाता है। और वर्ब के ही 5 रूप है, एक्टिव वॉइस के 5 रूप है, टेंस के भी 5 रूप है। मतलब आदमी को इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि भाई हम कैसे जो है अंग्रेजी सीखें। अब उसको हमेशा से सिखाया गया कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है,
ये अलग है, ये अलग है, अरे भाई कुछ भी अलग नहीं, सब एक साथ में एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको होल्ड आउट करते हैं, हमको दो बात समझ में आ गई कि अगर कोई लिविंग पर्सन काम करता है तो वहाँ से टेंस का जन्म होता है, और टेंस का ही मतलब एक्टिव वॉइस होता है, और एक्टिव वॉइस का मतलब ही वर्ब होता है, और वर्ब के 5 रूप होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब एक्टिव वॉइस को पढ़ते हैं तो वहीं से टेंस का जन्म होता है, वहीं से टेंस को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो हम आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको टेंस के लायक बना रहे हैं। जब आप टेंस के लायक बन जाएंगे तो हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, तो आप जो है टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, और जब एक बार समझ जाएंगे तो फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको होल्ड आउट करते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि हमने बोला कि अगर कोई लिविंग पर्सन काम करे तो टेंस का जन्म होता है, बट अगर कोई नॉन लिविंग पर्सन के ऊपर काम होगा, ये तो काम करेगा नहीं, इसके ऊपर तक काम होगा। तो अब मान लेते हैं कि हमने बोला कि भाई अगर कोई नॉन लिविंग के ऊपर काम किया जाता है तो वहाँ से किसका जन्म होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई नॉन लिविंग पर्सन काम करता है तो वहाँ से जन्म किसका होगा, वहाँ से जन्म होगा आपके पैसिव वॉइस का। किसका जन्म होता है, पैसिव वॉइस का। लिविंग पर्सन काम करता है तो एक्टिव वॉइस का जन्म होता है, नॉन लिविंग पर्सन के ऊपर अगर कोई काम होता है तो वहाँ से किसका जन्म होता है, वहाँ से पैसिव वॉइस का जन्म होता है। ये जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जवाब आएगा सर ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग का अब हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये जो कलम आपके सामने दिखाई दिया ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। ये जो घड़ी आपके सामने दिखाई दी ये भी एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, घड़ी, ये एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। ये जो शर्ट है ना, ये शर्ट, ये जो आप देख रहे हैं हाथ में बल्ला है, ये जो हाथ में धागा है, रक्षा सूत्र, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नॉन लिविंग है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको क्या दिखाई दे रहा हूँ, लिविंग पर्सन दिखाई दे रहा हूँ। तो अगर मैं कोई काम करूँगा तो टेंस कहलाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और अगर हमने बोला कि ठीक है ये व्हाइट बोर्ड बिकता है, तो व्हाइट बोर्ड खुद से नहीं बिकता है, व्हाइट बोर्ड को बेचा जाता है। समझ में आ रहा है, बात समझ में आई। हमने बोला कि ये कलम टूट जाती है, तो कलम खुद से नहीं टूट जाती, कलम को तोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है कि लिविंग पर्सन खुद काम करता है, यानी कि टेंस का मतलब है कि सब्जेक्ट ही काम करता है। तो यानी कि टेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस को, चलिए टेंस को छोड़िए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस को समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव है, यहाँ पे एक्टिव है, तो इसको समझिए। और एक्टिव का मतलब ही क्या होता है, टेंस होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे हमने बोला कि सब्जी बिकती है, तो क्या सब्जी खुद से बोलती है आलू ले लो, प्याज ले लो, 10 रुपये किलो भाव, 20 रुपये भाव किलो, ऐसे नहीं ना होता है। सब्जी को बेचने वाला एक व्यक्ति होता है, यानी कि सब्जी खुद नहीं बिकती है, सब्जी को बेचा जाता है। रोड खुद नहीं बनता है, रोड को बनाया जाता है। कलम खुद से नहीं टूटती है, कलम को तोड़ा जाता है। व्हाइट बोर्ड खुद से नहीं बनता है, व्हाइट बोर्ड को बनाया जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आ गया ये दो बात, कि अगर कोई लिविंग पर्सन काम करे तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, यानी कि टेंस कहलाता है, टेंस को ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और अगर कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो वहाँ से पैसिव वॉइस का जन्म होता है। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसका जो है ड्राइंग करिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब हम इसको मिटा के अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर आपको स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और फटाफट इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करिए, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे इसको दो भागों में बांटते हैं। एक हमने बोला यहाँ पे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे बोला पैसिव वॉइस, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये आपका एक्टिव वॉइस का बॉक्स है, सॉरी बॉक्स है, ठीक है। अब हमने बोला कि ठीक है भाई एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, टेंस। तो टेंस का स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को नहीं बुलाएगा तो काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि अब V1 हो जाता है, V2 हो जाता है, तो V1 V2 तो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लेता है, ठीक है। तो वो बात की बात है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ठीक है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका MB आ जाएगा, और MB का जो हमने बोला कि 5 रूप होता है, तो V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है, प्लस अदर वर्ड होता है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप लिख दीजिए टाइम,
ठीक है। आप इसको एक और तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब को छोड़िए, यहाँ पे सीधा बोलिए सब्जेक्ट प्लस MV V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। ये आपका क्या हो गया, टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। यहाँ से हमको बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ तो आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। तो ये जो जाने का काम है ये किसने किया, ये सब्जेक्ट ने किया, यानी कि खुद सब्जेक्ट ने किया। और यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, वो आपका सब्जेक्ट डूअर है, वो सब्जेक्ट आपका क्या है, लिविंग है। तो जब कोई लिविंग या डूअर पर्सन काम करता है तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, टेंस का कहलाता है। और ये कौन सा टेंस में आया था, हमने बोला कि एक्टिव वॉइस के 5 रूप होते हैं, तो ये आपका V1 का सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहीं पे दूसरा सेंटेंस क्या बोला, ठीक है, कि मैं गया, मैं पटना गया, ठीक है, मैं पटना गया था या मैं पटना गया। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई, और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो आई वेंट टू पटना, ठीक है। मैं कल पटना गया था, आई वेंट टू पटना टुमारो, नहीं येस्टरडे, सॉरी येस्टरडे। क्योंकि देखिए एक चीज़, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो V2 का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको टाइम लैप्स वर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो आई वेंट टू पटना येस्टरडे, यानी कि मैं कल पटना गया था, ठीक है। एक सेकेंड, आई वेंट टू पटना येस्टरडे, मैं पटना गया था। तो हमने अब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा वो किसका है, वो V2 का है। पहले हमने V1 लिखा, फिर हमने V2 लिखा, अब हम V3 लिखते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं V3, ठीक है। ये आपका हो गया V2 और ये आपका हो गया V1, ठीक। अब हमने बोला कि मैं पटना जाता हूँ, मैं कल पटना गया था, और मैं पटना जा चुका हूँ या मैं पटना गया हूँ, ठीक है। तो अब हमने बोला आई हैव, ठीक है, आई हैव गॉन टू, यानी कि गो वेंट गॉन, आई हैव गॉन टू पटना, आई हैव गॉन टू पटना, मैं पटना गया हूँ या मैं पटना जा चुका हूँ। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, V4, ठीक है। तो हमने बोला आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। अब आपने यहीं पे V5 का सेंटेंस बोला, तो V5 में क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, थर्ड पर्सन का। तो हमने बोला ही गोज़ टू पटना, ही गोज़ टू पटना, वह पटना जाता है। यानी कि अब आपने V1 का सेंटेंस बना दिया, V2 V3 V4 और V5, यानी एक ही सेंटेंस को आपने 5 रूप में, यानी कि एक्टिव वॉइस के 5 रूप में बना दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉलो किया ना, किसको किया, सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को। हो सकता है किसी टेंस में क्या होता है ना कि किसी में हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, किसी में ठीक है, इस तरीके से। और कोई V1 लेता है, कोई V2 लेता है, कोई V3, कोई V4, कोई V5। तो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या है कि टेंस के अंदर में आपको एक्टिव वॉइस के अलग अलग रूप को लगाना पड़ता है। बट अब यहाँ पे सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप मेन वर्ब जो लिखेंगे तो मेन वर्ब का तीसरा रूप आएगा। यानी कि एक्टिव वॉइस के 5 रूप थे, 5 रूप में आप लोगों ने V1 V2 V3, तो ये जो V3 होता है ना, ये हमेशा किस में आता है, पैसिव वॉइस में होता ही होता है, ठीक है। प्लस से हम यहाँ पे बोलेंगे अदर वर्ड, और प्लस अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोलते हैं एक सेंटेंस, हमने बोला कि सब्जी बिकती है, सब्जी खुद से बिकती है क्या, सब्जी खुद से नहीं बिकती है, सब्जी बिकती है, सब्जी को बेचा जाता है। तो ये क्या है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, एन नॉन लिविंग, ठीक है, NL लिख दिया, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, NLS यानी कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने बोला कि सब्जी बिकती है, तो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, सब्जेक्ट। तो सब्जी जो कभी भी होती है वो प्लूरल में ही होती है, तो हम बोल सकते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स है तो यहाँ पे बोला हेल्पिंग वर्ब, तो ये वेजिटेबल्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से तो आर लगा देंगे, तो वेजिटेबल्स आर, ठीक है। और बिकना की अंग्रेजी क्या होती है, सेल,
तो अब यहाँ पे बोला है कि आपको V3 ही लगाना है, तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोल्ड। तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड। एक और यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये कलम हमारे हाथ में, मान लेते हैं कि ये कलम है, तो हमने बोला कलम टूट जाती है, ये कलम टूट गया, ये कलम टूट रही है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको भीतर ही लगाना है। तो हमने बोला कि कलम टूट जाती है, तो कलम की अंग्रेजी क्या होगी, पेन होगी। कलम की अंग्रेजी क्या होगी, पेन होगी। और पेन के यहाँ पे क्या हुआ है, एक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। और अंग्रेजी में टूटना की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रेक। तो ब्रेक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ब्रोकन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला ब्रोकन, तो पेन इज ब्रोकन। बट यहाँ पे जो पेन है ये एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है, हमेशा अपने साथ में आर्टिकल को लेके आता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे द लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे अ लगा सकते हैं। तो आ पेन इज ब्रोकन या द पेन इज ब्रोकन। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको और डे 3 की क्लास में हम लोग, अब जो डे 3 की क्लास आएगी उसमें और अच्छे से समझेंगे और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। आई होप कि आपको डे 2 की वीडियो ज़्यादा समझ में आई होगी। आप लोग यहाँ पे इसका अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद अच्छे से समझिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ठीक है।